हेलो, नमस्कार छात्रों, आप सभी का आपके एमपीएम ऑनलाइन सेंटर में स्वागत है। जिन छात्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले ठीक है, सभी छात्रों से हमारा बस यही कहना है। तो आज हम सभी लोग देखेंगे कि फसल की बुआई किस प्रकार से की जाती है। तो यहाँ पे देखिए टॉपिक हमारा है, ठीक है, बुआई। बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण स्टेप होता है। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का चयन किया, तो ये सब हमने बैक क्लास में बताया है आपको। अच्छी गुणवत्ता वाले बीज क्या करते हैं, अच्छी किस्म के साफ एवं स्वस्थ बीज होते हैं। किसान अधिक उपज देने के लिए इन बीजों को क्या करता है, प्राथमिकता देता है। ठीक है, यदि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फसल प्रोडक्शन करना है तो आप अच्छे बीजों का ही चयन करना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे लिखा बीजों का चयन कैसे करें। ठीक है, सिंपल सा तरीका है। जैसे अब करना क्या है, एक बीकर ले, बीकर का मतलब एक गिलास लीजिए, पानी से भरा गिलास लीजिए, उसमें बीजों को डालिए। ठीक, जैसे मान लो गेहूँ है, ठीक है, आपके पास गेहूँ है। गेहूँ का आप चेक करना चाहते हैं कि गेहूँ के ऐसे कौन से बीज हैं जो अच्छे नहीं हैं। ठीक है, तो इस गेहूँ के बीजों को क्या करो, इसमें डाल दो। ठीक है, पानी से भरे गिलास में। यदि जो बीज पानी के ऊपरी सतह पर आ जाए, ठीक है, तैरने लगे, वो बीज क्या होते हैं, वो खराब बीज होते हैं। ठीक है, उनको क्या करो, हल बाहर निकाल देना चाहिए। ठीक है, और जो बचे हुए शेष बीज हैं उन्हें, ठीक है, बोने के रूप में उपयोग करना चाहिए। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, ऐसे हम चेक कर सकते हैं ऐसे कौन से बीज अच्छे बीज हैं, कौन से बीज अच्छे नहीं हैं। ठीक, क्षतिग्रस्त। और यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, बीज जल के ऊपर तैरने लगते हैं। यानी कि कुछ बीजों को क्या करें, जैसे लिखा कुछ बीज क्या होते हैं, जल के ऊपर तैरने लगते हैं। जो बीज पानी में बैठ जाते हैं वे हल्के हैं या भारी, इससे हमें जानकारी मिल जाती है। तो जो तैरने लगे वो कैसे होंगे, हल्के होंगे। क्षतिग्रस्त बीज खोखले हो जाते हैं। ठीक है, जो डैमेज होगा वो बेकार हो जाता है और इस कारण हल्के होते हैं। यानी कि जो बीज पानी पे तैर रहा होता है उसमें कुछ ना कुछ कमी होती है, यानी क्षतिग्रस्त, यानी पहले से वो डैमेज होती है, इसलिए वो तैरने लगते हैं। अतः यह जल पर तैरने लगते हैं। अच्छे और स्वस्थ बीजों को क्षतिग्रस्त बीजों से अलग करने की यह एक अच्छी प्रोसेस होती है, इससे अलग कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ बुआई से पहले बीज बोने के औजारों के बारे में। ठीक है, देखते हैं किन किन औजारों से जो है बीजों को बोया जाता है। तो यहाँ पर आप फिगर के माध्यम से देख सकते हैं, ठीक है, किस प्रकार से जो है एक व्यक्ति जो है परंपरागत स्रोत, यहाँ पे बोला गया है कि ये कैसा माध्यम हमारा है, परंपरागत स्रोत। परंपरागत औजार का मतलब है पहले हम लोग इन औजारों से फसल को बोते थे। तो इसमें क्या होता था, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें क्या होता था, परंपरागत रूप से बीजों की बुआई में इस्तेमाल किया जाने वाला औजार कीप के आकार का होता था। बीजों को कीप के अंदर डालने पर या 2 या 3 नुकीले सिरे वाले पाइपों से गुजरते हैं। ये सिरे मिट्टी को भेदकर बीज को स्थापित यानी बोने का काम करते थे। ठीक, तो यहाँ पे इसका आप फिगर देख सकते हैं किस प्रकार से ये जो है फनल है, यहाँ पे कीप है, ठीक, इसमें बीज डाले जा रहे हैं। और आगे देख सकते हैं, ठीक है, ये एक पाइप आई हुई है। ठीक, इस माध्यम से यहाँ पे क्या है, यहाँ से ये, ठीक है, इस प्रकार से जो बीज थे वो मिट्टी में बो दिए जाते हैं। ओके, तो ये पहला स्टेप आपकी समझ में आ गया होगा किस प्रकार से बीज बोए जाते हैं। अब हम सभी लोग आधुनिक मेथड देखते हैं। ठीक, आधुनिक मेथड में देखिए यहाँ पे आप एक ठीक ये मशीन देख पा रहे हैं। मशीन का कहने का मतलब एक कल्टीवेटर के समान होता है। ठीक, इसमें क्या करते हैं, ऊपर यहाँ से, ठीक है, बीज को इसके अंदर डाला जाता है और इन पाइपों के माध्यम से फिर ये इन भागों से सबसे होता हुआ फिर यहाँ पे ठीक इस प्रकार से मिट्टी के अंदर बीज को बोने का काम करता है। इसे सील्ड क्या कहते हैं, इसे सीड ड्रिल कहते हैं। सीड ड्रिल का मतलब बीजों को ये बोने की मशीन होती है। ठीक, तो आजकल इसी का यूज़ किया जाता है। क्या लिखा हुआ है, आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का उपयोग होता है। ठीक, इसमें क्या करते हैं, देखिए लिखा हुआ है,
इसके द्वारा बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। यह सुनिश्चित करता है कि बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढक जाएं। इससे पक्षियों द्वारा बीजों से होने वाले नुकसान को रोका जा सकता है। सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने से समय और श्रम दोनों की बचत होती है, ठीक, क्योंकि ये ट्रैक्टर से चलने वाला उपकरण है। ओके, तो आपकी समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से बीजों की बुआई की जा सकती है। तो इस प्रकार से बीजों की बुआई की जा सकती है। तो ये कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं खाद एवं उर्वरक मिलाना, ठीक है। खाद और उर्वरक मिलाना, ठीक, किस प्रकार से खाद और उर्वरक मिलाए जाते हैं, ठीक। तो वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं, ठीक। कौन कौन से हम लोग खाद डालते हैं, ठीक, इसके बारे में देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है। यह पोषक पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कुछ क्षेत्रों में किसान खेत में एक के बाद दूसरी फसल उगाता रहता है। हम लोगों को क्या करना चाहिए, फसल, ठीक है, रिसाइकिल क्रॉप फसल, ठीक है, जो रिसाइकिल क्रॉप प्रोडक्शन करना चाहिए। इसका मतलब होता है जैसे आपने इस बार गेहूं बोया, ठीक, तो अगली बार धान लगाए उसी खेत में, ठीक है, धान लगाए, यदि धान लगाए तो अगली बार क्या बोना चाहिए, गन्ना। ये नहीं कि एक ही फसल का बार बार उत्पादन करना चाहिए। यदि आप एक फसल का बार बार उत्पादन करते हैं तो जो खेत की जो मिट्टी होती है, मिट्टी की जो फर्टिलिटी यानी उर्वरक क्षमता होती है वो कम हो जाती है, ठीक। और यदि इसी प्रकार से आप कंटिन्यू करते जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा, ठीक है, जिससे कि वह भूमि क्या हो जाएगी, बंजर हो जाएगी, ठीक। वहाँ पे फिर कोई फसल का उत्पादन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हमें क्रॉप, ठीक है, यानी कि क्रॉप साइकिल करनी चाहिए, ठीक, फसल चक्र का पालन करना चाहिए। ओके, चलिए देखते हैं। कुछ क्षेत्रों में किसान खेत में एक के बाद दूसरी फसल उगाता रहता है। खेत कभी भी खाली नहीं छोड़े जाते, ठीक। यदि आप खेत कंटिन्यू, ठीक, एक फसल के बाद दूसरी फसल यदि उत्पादन करते रहेंगे तो क्या होता है, मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता होती है उसमें कमी आती है। क्या लिखा, लगातार फसलों के उगने से मिट्टी में कुछ पोषकों की कमी हो जाती है। इस क्षति को पूरा करने के लिए किसान क्या करता है, खेतों में खाद डालता है, ठीक। तो यह प्रोसेस क्या कहलाती है, खाद देना कहलाती है, ठीक। यदि पर्याप्त खाद ना होती तो पौधा कैसा हो जाता, कमजोर, यानी कि आपकी फसल की पैदावार अच्छी नहीं हो पाएगी, ठीक। समझ में आएगा, नेक्स्ट देखते हैं। तो जो है कई प्रकार के खाद उर्वरकों का हम लोग यूज करते हैं, ठीक। जैसे यहाँ पे लिखा खाद, ये कार्बनिक कैसा है, कार्बनिक जैविक पदार्थ है, ठीक है, जो कि पौधों या जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होती है। किसान पादप एवं जंतु अपशिष्टों को एक गड्ढे में डालते रहते हैं तथा इसका अपघटन होने के लिए खुले में छोड़ देते हैं। अपघटन सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। अपघटित खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है। जो अपघटित पदार्थ होता है जैसे आपने देखा होगा गोबर, ठीक है, गोबर के साथ साथ जो भी, ठीक है, जानवरों के नीचे जैसे आपने देखा गन्ने की पत्ती है, ठीक है, धान का पैर है, ठीक है, जो भी ये सब होता है, ठीक है, ये हम लोग क्या करते हैं, इसको एक गड्ढे में डालते रहते, गोबर को भी ले जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं करते कि डायरेक्ट गोबर को खेत में डाल देते, नहीं, इससे पहले क्या किया जाता है, इसे अपघटित किया था। क्यों, क्योंकि इसके जो जिससे बना हुआ है, ठीक है, उन पदार्थों को, ठीक है, पहले क्या किया था, कंपोस्ट खाद के रूप में बदला जाता, ठीक है, तब उसके बाद हम क्या करते थे, इसको खेतों में डालते हैं। आपने देखा होगा साल या 1 साल या 2 साल बाद, ठीक है, हम क्या करते हैं, फिर उसको खेतों में डालते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक, अपघटित पदार्थ खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है उर्वरक कैसे होते हैं, रासायनिक पदार्थ है जो विशेष पोषकों से समृद्ध होते हैं। वे खाद से कैसे भिन्न होते हैं, ठीक है। देखो उर्वरक जो होते हैं, जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, उन्हें फैक्ट्रियों में बनाया, यानी कि जो जैसे आपने देखा होगा यूरिया, डीएपी नाम से ना, यूरिया डीएपी, ठीक है, सुपर जो आती है, ठीक, जिसको हम सुपर फास्फेट, ठीक है, पोटास, एनपी के यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ठीक है, और अमोनियम सल्फेट, ये सब क्या है, ये उर्वरक होते हैं। यूरिया का तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा यूज करते हैं, यूरिया और डीएपी को,
ठीक। तो ये सब कैसे उर्वरक जो हैं, ये ऐसे उर्वरक जो फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं, उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। उर्वरक के एग्जाम्पल यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट, पोटास, एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये सभी होते हैं। ठीक। चलिए अब यहाँ पे फसलों के आधार पे बताया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इनके उपयोग से किसानों को गेहूं, धान तथा मक्का जैसी फसलों की अच्छी उपज प्राप्त करने में सहायता मिलती है, परंतु उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता में कमी आ जाती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब है, यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे मान लिया आपने यूरिया का बहुत ज़्यादा यूज़ किया, ठीक है, तो क्या होता है, उसकी खेत की जो फर्टिलिटी पावर होती है वो कम हो जाती है। यह जल प्रदूषण का भी स्रोत होता है। जैसे मान लीजिए आपका खेत यहाँ पर है, ठीक, इसी के बगल में क्या, यहाँ पे कोई तालाब है, ठीक है, तो और तालाब में मान लीजिए ये मछलियाँ हैं या बहुत से जीव जंतु होते हैं। ठीक है, आपने यहाँ पे खाद डाली, कोई भी खाद मान लेते हैं, मान लीजिए आपने अमोनियम सल्फेट डाला, ठीक है, आपने अमोनियम सल्फेट डाली, ठीक, अमोनियम सल्फेट डाली, क्या हुआ, बारिश हो गई। अब बारिश हो गई, अब खेत आपका ऊंचाई पे है और ये तालाब क्या थोड़ा नीचे है, तो क्या हुआ, इस खेत का पानी कहाँ जाएगा, मान लीजिए इस तालाब में आ गया, तो ये अमोनियम सल्फेट कहाँ आ जाएगी, ये तालाब में आ जाएगी। और तालाब में क्या है, जीव जंतु हैं, तो जीव जंतु हैं तो वो सब क्या हो जाएंगे, उनकी डेथ हो जाएगी। तो जल प्रदूषण भी हो जाए, यानी कि पानी कैसा हो जाएगा, प्रदूषित हो जाएगा, जिससे कि उसमें रहने वाले जीव जंतुओं को भी क्या होगा, नुकसान होगा। ओके, तो ये यही यहाँ पे बताया गया है। यह जल प्रदूषण का भी एक स्रोत बन गए हैं। अतः मिट्टी की उर्वरकता बनाए रखने के लिए हमें उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का मतलब है जो, जैसे जो जानवरों से गोबर या इत्यादि से जो प्राप्त होती, ठीक है, उसे हम जैविक खाद कहते हैं। और यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना चाहिए, हमने क्या बताया, क्रॉप साइकिल। क्रॉप साइकिल का मतलब है फसल चक्र अपनाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कंटिन्यू फसल, ठीक है, या तो आप तो या फिर ऐसा कर सकते हैं, मान लीजिए आपने कोई फसल लगाई, ठीक है, उसके बाद फिर दूसरी फसल ना लगाई, खेत को ऐसे ही पड़ा रहने दी, ठीक है, उसकी अच्छे से जुताई, ठीक, करें या जो भी करते हैं, कहने का मतलब, ठीक है, उसको कुछ समय देना चाहिए। ठीक, ऐसा नहीं कि एक फसल लगाए, एक फसल कंप्लीट हुई, उसके बाद दूसरी फिर कंप्लीट हुई, फिर तीसरी, ऐसा नहीं। ठीक, वही यहाँ पे बताया गया है, देखिए क्या लिखा हुआ है, मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए हमें उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए, अथवा दो फसलों के बीच में खेत को कुछ समय के लिए छोड़ बिना कुछ उगाए छोड़ दें, यानी कि कोई फसल ना लगानी चाहिए, ऐसे उसे छोड़ देना चाहिए। ठीक, इससे क्या होता है, मिट्टी जो है उस वो अपने जो पोषक तत्व होते हैं उन्हें उनकी वृद्धि कर लेती है। ठीक है, और अगली फसल जो है उसकी अच्छे से पैदावार हो जाएगी। समझ गए, कर सकते हैं हम, आप कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे देखिएगा, खाद के उपयोग में मिट्टी के गठन तथा एवं जल अवशोषण क्षमता में भी वृद्धि होती है। इससे क्या होता है, मिट्टी में सभी पोषकों की क्षतिपूर्ति हो जाती है। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है राइजोबियम बैक्टीरिया। ठीक है, राइजोबियम लेग्यूमिनेसियरम इसका पूरा नाम होता है। यह एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है जो आपके दलहनी फलीदार का मतलब है, जो ठीक जो जिनमें फलियाँ आती हैं, यानी कि जिनसे पल्स या दाल की प्राप्ति होती है, ठीक है, पल्सेस या दाल की प्राप्ति होती है। तो उन पौधों की जो जड़ होती है, उन पौधों की क्या होती है, जो जड़ होती है, ठीक है, उन पौधों की जो जड़ होती हैं, उन जड़ों में गांठ पाई जाती है, एक ग्लैंड से, ठीक है, ग्लैंड्स या नोड कह सकते हैं, ग्लैंड्स हैं यहाँ पे, नोड यानी कि गांठें होती हैं, ठीक है, गांठ होती, नोड्स होती हैं, उन गांठों में क्या होता है, ये बैक्टीरिया रहता है। ठीक है, राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है। ये बैक्टीरिया क्या करता है, जो हमारे वायुमंडल में जो नाइट्रोजन कितनी 78% है, ठीक, 78% अप्रॉक्स, ठीक है, रियल ले लेते हैं, कुछ समथिंग होती है, ठीक है, पॉइंट में होती है, लेकिन हम 78% लेते हैं। ठीक, तो ये करता क्या है, इस 78% नाइट्रोजन को यह जो है इसका स्थिरीकरण कर देता है, यानी कि इसको जो अमोनिया में फिर यूरिया में आगे कन्वर्ट कर देता है। तो आपने देखा होगा जितने भी दलहनी फसल होती, जैसे अरहर का आपने देखा होगा, ठीक, अरहर का पौधा,
उड़द का पौधा, ठीक, चने का पौधा और मूंग या मसूर, जो भी आप सब पौधे, इन सभी दाल के जितने भी पौधे हैं आपने देखा होगा इनमें पानी नहीं लगाया जाता, पानी भी नहीं लगाते, प्लस आपने देखा कभी कोई खाद भी नहीं डाली जाती और पौधे बहुत हरे भरे रहते हैं। क्यों? क्योंकि वह करते क्या, वह स्वयं ही खाद बना लेते हैं और अच्छे से अपने को मेंटेन रखते हैं। समझ में आया? तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनमें राइजोबियम लेगुमिनेसियम एक बैक्टीरिया पाया जाता है, इस कारण ऐसा होता है। ओके, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं कि कल की क्लास में डिस्कस करेंगे उर्वरक और खाद में अंतर। ओके, थैंक यू, हैव नाइस डे।